क्या वाकई डाइट से शुगर कंट्रोल हो सकती है? 1 मार्च 2020 को मैंने आखिरी दफ़ा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था और आखिरी दफ़ा टैबलेट खाई थी। उसके बाद आज कोई 1.25 साल का अरसा होने वाला है और मैं बग़ैर किसी इंसुलिन के, बग़ैर ऑरल मेडिकेशन के मेरी शुगर लेवल बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल है और इसके पीछे डिसिप्लिन है लाइफस्टाइल। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि इंसुलिन का रोल क्या होता है एक शुगर पेशेंट की ज़िंदगी में? ग्लूकोज को एक हार्मोन मैनेज करता है जिसका नाम है इंसुलिन और वो हमारा लबलबा बनाता है, पैंक्रियास बनाता है। जब जिस्म में पैंक्रियास आपका इंसुलिन कम बनानी शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद इरफान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप यहाँ पे आए। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको इंटेंस शुगर थी, आपका शुगर लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन आपने इसको कंट्रोल किया और उसमें मज़े की बात यह है कि आपने डाइट से और अपनी खुराक को मैनेज करके इसको कंट्रोल किया, ना कि दवाइयों से या इंसुलिन से। इसके पीछे क्या वजह है? क्या वाकई डाइट से शुगर कंट्रोल हो सकती है? अली साहब, बस बात ये है कि ये जो शुगर की बीमारी है इसमें पहले मैंने दवाइयाँ ही खाई हैं और इंसुलिन भी मुझे लगी है। ये 2016 में मुझे डायग्नोज हुई थी और 2016 में जब डायग्नोज हुई तो मेरे पास तो कोई और वे आउट नहीं था। मैं डॉक्टर के पास ही गया तो डॉक्टर ने मुझे पहले ऑरल मेडिसिन दी, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ अरसे बाद देखा कि वो मैनेज नहीं हो रही तो उन्होंने मुझे इंसुलिन लगा दी। तो तकरीबन मैं 2.5-3 साल इंसुलिन पे रहा हूँ और उसके बाद अब चूँकि मुझे यही बताया गया डॉक्टर्स की तरफ से कि ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसने वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाना है और कुछ इसके साथ और बीमारियां भी साथ आती जाएंगी। मतलब आपको ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा जिसकी वजह से आपके हार्ट के मसाइल आ जाएंगे, आपको जॉइंट पेन आ जाएगी और मुझे आने भी शुरू हो गई। तो एक एक गोली करके बढ़ता चला गया मामला। और ये 2016 की बात है जब मुझे डायग्नोज हुई तो उस वक्त ये आप समझ लें कि 525 पॉइंट यूनिट से ज़्यादा थी, जो कि बहुत ज़्यादा, आप इसको कह लें सीवियर केस में आता है ऐसा। तो फिर मैंने अच्छा, फिर डॉक्टर्स की तरफ से तो यही था तो फिर मैंने जिस हकीम का सुनना उसके पास भी जाना, मेडिसिन ली, लेकिन कोई मामला ना हुआ। फिर डॉक्टर के पास वापस आना तो पहले डॉक्टर ने मेरी बेइज्जती करनी कि आप पढ़े लिखे आदमी हो के हकीमों के पास क्यों गए हैं। तो ये सफ़र चलता रहा, लेकिन जब उम्मीद हर तरफ से ख़त्म होगी तो मैंने फिर फैसला किया कि मुझे इसके हवाले से खुद पढ़ना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि ये बीमारी है क्या, इसकी रूट कॉज क्या है। तो जब इसको मैंने फिर स्टडी शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो ये मैंने मार्च 2020 को 1 मार्च 2020 को मैंने आखिरी दफ़ा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था और आखिरी दफ़ा टैबलेट खाई थी। उसके बाद आज कोई 1.25 साल का अरसा होने वाला है और मैं बग़ैर किसी इंसुलिन के, बग़ैर ऑरल मेडिकेशन के मेरी शुगर लेवल बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल है और इसके पीछे डिसिप्लिन है लाइफस्टाइल का। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि इंसुलिन का रोल क्या होता है एक शुगर पेशेंट की ज़िंदगी में? सर ये बीमारी जो है ना डायबिटीज़ की, ये बीमारी हज़ारों साल पुरानी है। हमें 3000 साल पुरानी किताबों में भी ये मिलती है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इसमें मुझे पता चला इसकी हिस्ट्री। 1923 में इसके अंदर एक बड़ी रेडिकल चेंज आई इसके इलाज में। उससे पहले नहीं पता था कि ये बीमारी क्यों हो जाती है, किस तरह से हो जाती है। तो 1923 में 2 साइंटिस्ट थे जिनको इस इंसुलिन की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अच्छा। तो उन्होंने जो उस वक्त थ्योरी कायम की और उसके साइंटिफिक एविडेंस भी दी है, तो उन्होंने बताया कि हमारे खून के अंदर ग्लूकोज को एक हार्मोन मैनेज करता है जिसका नाम है इंसुलिन और वो हमारा लबलबा बनाता है, पैंक्रियास बनाता है। जब जिस्म में पैंक्रियास आपका इंसुलिन कम बनानी शुरू करता है तो वो इंसुलिन जो है कम बनती है तो आपका शुगर लेवल जो है बढ़ा रहता है। सही। तो 1923 में ये नज़रिया जब इस्टेब्लिश हुआ, इसके साइंटिफिक एविडेंस आ गया, इंसुलिन की डिस्कवरी होगी, तो तब से ये बात कंफर्म होगी कि शुगर की बीमारी जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। लिहाजा जिसको भी शुगर की बीमारी हो उसे चाहे किसी गोली ऐसी दी जाए जिससे उसका लबलबा ज़्यादा इंसुलिन बनानी शुरू कर दे या उसको बाहर से आप इंसुलिन दें, इसका हल यही है। ठीक है। और अभी तक जो हमारा इलाज हो रहा है सारा वो उसी नज़रिए पे जो 100 साल पुराना है। सही। तो
इंसुलिन असल में इसके ऊपर फिर एक अमेरिका में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने इस पे काम किया। उनका नाम था डॉक्टर जिराल्ड रेवन। ठीक है। उन्होंने 1989 में, आज से 30 साल पहले, एक नई थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ का मर्ज़ जो है ये इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनके बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट थे जो साइंटिफिक जर्नल्स में शाया हुए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि 90% जो मरीज़ थे, जब उनका खाली पेट इंसुलिन लेवल चेक किया गया, इंसुलिन लेवल, ब्लड शुगर लेवल नहीं, ठीक है, तो उनके खून में या तो इंसुलिन पूरी थी जितनी तंदुरुस्त आदमी में होनी चाहिए, अक्सर के खून में बढ़ी हुई थी। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर इस नज़रिए को जो 1923 में कायम हुआ, इसको चैलेंज किया कि अगर शुगर की बीमारी इंसुलिन की कमी की वजह से होती है तो फिर 90% लोगों के जिस्म में तो इंसुलिन पहले ही ज़्यादा है। सही। तो ये उन्होंने फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का नज़रिया पेश किया कि असल में, अच्छा इंसुलिन क्या है, छोटा सा मैं आपको बता दूं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा लबलबा पैदा करता है। इसका बुनियादी काम ये है कि जब हम कोई खुराक खाते हैं, जो अंदर जाके हमारे पेट में जाके ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। अब वहाँ से पेट से ग्लूकोज आपके खून में ऑटोमेटिक चला जाता है। सही। लेकिन खून से ग्लूकोज को सेल तक पहुँचाने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत होती है, एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। वो ट्रांसपोर्टर इंसुलिन होता है। सही। अब जैसे ही हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, उसको पैंक्रियास को मैसेज मिलता है कि भाई आप रिलीज़ करें इंसुलिन, और इंसुलिन खून में आता है, खून से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उठाता है और सेल में डाल देता है। ये एक प्रोसेस है। अब होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होती हैं, जिसमें आपका अनाज आ जाते हैं, आपके मैदे की बनी हुई चीज़ें आ जाती हैं, मीठी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसीज़ हैं, तो अंदर लोड आपके ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सही। अब लोड बढ़ता है तो पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है ताकि खून से उसको निकाला जाए, और वो निकाल के आपके सेल को दिया जाए। अब वो पैंक्रियास से जब इंसुलिन आती है, वो खून से ग्लूकोज उठाती है, सेल में डालती रहती है, तो सेल की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। बिल्कुल ऐसे। जब वो फिल हो जाती है तो सेल अब इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। सही। कि नो मोर ग्लूकोज। लेकिन चूंकि खून में ग्लूकोज मौजूद होता है, तो वहाँ से उसने उसको उठाना होता है, तो वो ज़बरदस्ती ठोंसना शुरू कर देता है सेल के अंदर। और जब ज़बरदस्ती करता है तो फिर सेल आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेजिस्टेंस और बढ़ाना शुरू कर देता है, वो अपने रिसेप्टर सख्ती से बंद कर लेता है। ठीक है। अब जब ग्लूकोज इंसुलिन डालने की कोशिश करती है, तो पहले तो पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन बनानी शुरू कर देता है कि शायद थोड़ी इंसुलिन की वजह से ये ग्लूकोज साफ़ नहीं हो रहा। तो जब ये बढ़ता जाता है मामला, तो फिर एक वक्त आता है कि वो सेल में भी ग्लूकोज नहीं जा रहा होता, वो ग्लूकोज आपके जिस्म में घूमता रहता है। सर मुझे ये बताइएगा, आपने अपनी डाइट में क्या क्या तब्दीली लाए और क्या क्या काम आपने ऐसे किए, एक्सरसाइज की, डाइट को चेंज किया, जिससे फिर आपकी इंसुलिन ठीक हो गई और आपका शुगर लेवल नॉर्मल पे आ गया? देखिए अली, बात ये है कि ये जो डायबिटीज़ है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है। ये आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के जो आदाद-ओ-शुमार हैं, उसके मुताबिक आपकी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, उसके तकरीबन 17% लोग इस बीमारी के डायग्नोज हो चुके हैं। और कितने अनडायग्नोज हैं या कितने उस रास्ते पे चल रहे हैं जो कल को उन्होंने डायबिटिक होना ही होना है, मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ के करीब है। अच्छा। आप देख लें 22 करोड़ में इतनी बड़ी तादाद जो है वो इस बीमारी की तरफ जा रही है। और उनमें जो हमने 17.5% वो तकरीबन 2 करोड़ बनते हैं जो इस वक्त शुगर की बीमारी है। और एक और सर्वे के मुताबिक आपको बताता हूँ कि एक शुगर का पेशेंट हर माह तकरीबन एवरेज 5,500 रुपये अपनी मेडिकेशन पे लगा रहा है। सही। लेकिन मज़े की बात ये है या कि इलाज उसका कोई नहीं है। अब वो मुहावरा आपने सुना ना, मर्ज़ बढ़ता गया जू जू दवा की, तो ये शुगर के लिए बना था। पहले जब उन्होंने बनाया था उसको नहीं पता था कि किस बीमारी के लिए, ये शुगर की बीमारी के लिए। मर्ज़ भी बढ़ता जाता है, दवाइयाँ भी खाते जाते हैं, अल्टीमेट उसमें किडनी फेलियर, उसमें दूसरे मसाइल, तो ये सारा कुछ आ जाता है। तो हमने देखा कॉज क्या थी, ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है। ठीक है। हमारे लाइफस्टाइल में अननेसेसरी खाना बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है।
हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। हम खाते रहते हैं, हम सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं, 3 तो मेन खाने खा रहे हैं। अच्छा, उन तीनों खानों में बुनियादी तौर पे हम अनाज ही खाते हैं। ऐसे ही। अनाज आम तौर पे हमें जब मैं शुगर का मरीज़ हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा परहेज़ क्या करना, उन्होंने कहा मीठे से परहेज़ करना, बोतलें नहीं पीनी, आपने जूस नहीं पीना, आपने शरबत नहीं पीना, ये वो बस ख़त्म। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि अनाज के अंदर कितनी शुगर है। आप सुन के हैरान होंगे कि एक जो 100 ग्राम आम है जिसको शुगर के मरीज़ के लिए आप बंद कर देते हैं, उसमें तो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। जबकि एक 100 ग्राम रोटी या नान के अंदर 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर एक मरीज़ सारे मीठे छोड़ देता है, फ़र्ज़ करें, तो वो सुबह दोपहर शाम एक एक दो रोटियां खाता जा रहा है, तो वो तो पाव भर शुगर उसके अंदर चली जाएगी। सही। तो दवाई उसको असर नहीं कर पाती। तो इसका सिर्फ मीठे से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि अनाज से बहुत ज़्यादा। अनाज, हम बेसिकली एग्रेटेरियन लोग हैं, ग्रेनिटेरियन हैं, सॉरी, वो ग्रेन हम खाते हैं सुबह दोपहर शाम। या हमारे खाने में सुबह अगर आप स्लाइस खा रहे हैं तो वो गंदम के बने हुए हैं, आप दोपहर को बिरयानी खा रहे हैं तो वो भी अनाज है, आप चाहे दलिया खा रहे हैं तो वो भी अनाज है, आप कोई फ्लैक्स खा रहे हैं तो वो भी अनाज है। उसके बाद हम जो शुगर बाकी लेते हैं, शुगर से ओवरलोडेड हमारी बॉडी हुई है। और बेसिकली इसका नाम, इस बीमारी का नाम मेरे हिसाब से ग्लूकोज इनटॉलरेंस होना चाहिए, कि ग्लूकोज को हम टॉलरेट नहीं कर रहे। अब सिंपल सी मिसाल है, अगर आपको अंडा खाने से पेट में दर्द होती है और जब भी आप खाते हैं आपको दर्द होती है, तो उसका क्या हल है? अंडा खाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे। जब ग्लूकोज की इनटॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो फिर हमें ग्लूकोज वाली चीज़ें यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको रोकना पड़ेगा। सर आपने फिर कैसे इसको मैनेज किया? मुख्तसर सा बताएं कि आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या तब्दीलियाँ लाए, आपने डाइट को कैसे मैनेज किया कि ये आपकी रिवर्स में आ गई और अब आप बिल्कुल माशाल्लाह फिट हैं। जी, मैंने अली जो शुरू किया, इसमें अगर हम देखें कि जो 4 मेन कॉज हैं इस बीमारी की, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाना, ठीक है, फ्रीक्वेंट खाना, बार बार खाना, उसके बाद इनएक्टिव लाइफ, ठीक है, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी आपकी कम है, आप खा रहे हैं लेकिन बैठे हुए हैं, और चौथी जो इसकी मेन कहा जाए वो स्ट्रेस है। ठीक है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट को मैंने कम किया और उसकी जगह पे फिर अब ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज आपके सेल की मेन खुराक है। तो इसको फिर मैंने लो कार्ब हाई फैट डाइट के साथ किया, यानी हमने जो एनर्जी का सोर्स था वो फैट्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। आप समझ लें कि जैसे आपकी गाड़ी सीएनजी पे चल रही है और सीएनजी ने उसका जो इंजन है उसका हशर कर दिया, तो अब आप उसमें हाई ऑक्टेन डालना शुरू कर देते हैं, तो हाई ऑक्टेन से गाड़ी भागना शुरू कर देती है। यही यहाँ पे फ़लसफ़ा है कि आप कार्बोहाइड्रेट को मिनिमाइज़ कर देते हैं। मसलन अगर आप 300-400 ग्राम खा रहे हैं, रोटियाँ खा रहे हैं, आप खाना इसको कम कर देते हैं और हम इसको फैट्स की तरफ ले जाते हैं, गुड फैट्स की, जिसमें देसी घी है, मक्खन है, आपका कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और हमारा सरसों का तेल है। ठीक है। ये जो कुकिंग ऑयल है जो इस वक्त मार्केट में है, ये भी टॉक्सिक है। इसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और शुगर के मरीज़ की जिस्म में पहले इन्फ्लेमेशन, जो सूजन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है। इसको निकाला, गुड फैट्स है, फैट्स मैं हेल्दी फैट्स खाता हूँ और ठीक ठाक खाता हूँ। मैं सालन खाता हूँ, रोटी नहीं मैं खाता, और मैं सुबह नाश्ता जो होता है उसमें ग्रीन सब्जियों का मैं शेक बनाता हूँ, जिसमें पालक होती है, जिसमें पुदीना होता है, जिसमें धनिया होती हैं, लेमन होता है, एप्पल साइडर विंगर होता है, दालचीनी वगैरह का, वो एक स्मूथी पी, उससे मेरा दिन का आगाज़ होता है। ये मैंने आज वही अभी सुबह नाश्ता किया। शाम को मैं सैलड खाता हूँ। सैलड के अंदर आपकी बंद गोभी, आपकी फूल गोभी, आपकी वो सुर्ख बंद गोभी, ब्रोकोली, खीरा, शिमला मिर्च, सलाद पत्ता, ये आम मिलने वाली हमारी चीज़ें हैं। इसको मज़ीद इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए इसके अंदर बादाम डाल लेते हैं, इसके अंदर हम अखरोट डाल लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं। तो ये एक रॉयल किस्म, आप कह लें रॉयल सैलड बन जाती है। बिल्कुल ऐसे। इसको खाया, इससे आपका पेट भी भर गया, इससे आपको फैट्स हैं, चूँकि नट्स के अंदर भी फैट्स हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी। उसके बाद प्रोटीन है।
प्रोटीन चूंकि आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं बनता। ठीक है। या तो फैट से हमारा ब्रेन फैट से बना हुआ है, हमारे हार्मोन फैट से बनते हैं, और बाकी जो आपकी हड्डियों से लेके गोश्त सारा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो उसके लिए फिर गोश्त का इस्तेमाल जो है, गोश्त में बीफ भी है, बकरे का भी है, दरियाई मछली भी है, देसी मुर्गी भी है, ठीक है। नेचुरल फूड्स हैं। तो वो उसका सालन खा लेता हूँ। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम होता है, जैसे करेले हैं, भिंडी है, टिंडे हैं, ये हैं, उनके साथ मिक्स करके कभी वैसे करके, तो ये मेरा डिनर होता है। तो उससे मेरी सारी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। और इस वक्त मैं सर, एक आम इंसान जो शुगर का पेशेंट है और वो हमारी वीडियो देख रहा है, आप उसे क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस तरह से भी अपने डाइट प्लान को थोड़ा सा चेंज करे और ताकि वो इस बीमारी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाए? सर, सबसे पहले उसको चेंज ये करनी है कि वो अपनी ग़िज़ा के अंदर से देखे कि वो अनाज जो है वो कितना खा रहा है। रोटी चावल, ये चीज़ें रोटी माइनस चावल, दलिए, बिस्किट, ठीक है, ये तो उसको पता है कि मीठा तो नहीं खाना, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं शुगर के मरीज़ को। लेकिन जो चीज़ उससे छुपी हुई है ना, वो ये चीज़ है जिसको वो परहेज़ समझता ही नहीं है। वो नान 2 खा रहा है, सुबह खा रहा है, दोपहर को खा रहा है, वो चीज़ें खा रहा है। एक तो उसको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है डाइट के हवाले से, कम जो हर वक्त खाते रहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर आपने हर वक्त लोड डाला हुआ है, बिल्कुल, उसको रिलीज़ करना है। तो आसानी के तौर पे ये है कि पहले वो लंच को स्किप कर दें, 2 टाइम खाना खाएं, सुबह नाश्ता करें और नाश्ते में रोटी ना खाएं। नाश्ते में जैसे मैंने आपको बताया ये ग्रीन शेक जैसे वो पी लें, और उसके साथ अगर उसको चाय पिए और फिर वो सैलड खा ले ताकि उसका बने। और अगर वो 2 रोटियां खा रहा है तो 1 रोटी कर दे, आधी रोटी कर दे, ठीक है, ताकि उसकी आदत बने। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसी तरह दोपहर को लंच स्किप करो और शाम को मगरिब के टाइम लेट नाइट खाना जो है, ये भी इस बीमारी की एक वजह है, लेट सोना भी इस बीमारी की वजह है। तो उस वक्त वो उसी तरह सैलड खाए, साथ थोड़ी सी रोटी खा ले, आहिस्ता आहिस्ता रोटी को, गंदम को वो निकालता जाए, और उसके साथ वो अपना फैट्स की तरफ प्रोटीन साथ रखे और सैलड खाता रहे। तो ये उसकी बीमारी वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उस फील करेगा कि मुझे बगैर दवाइयों के मेरी शुगर डाउन रहनी। और मैं तो जब स्ट्रिक्ट डाइट प्लान देता हूँ किसी को, तो उसमें तो मैं कहता हूँ कि आज आखिरी दफ़ा आपने जो गोली खानी सी खा ली है, कल से ये कूड़ेदान में। सही। उसमें फिर हम एक प्लान बना के देते हैं। और बहुत सारे मेरे दोस्त जो इंसुलिन लगा रहे थे, उनकी इंसुलिन छूट चुकी है। और मेरा विजन ये है कि मैं पाकिस्तान को डायबिटीज़ से फ्री देखना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है, जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया 2 करोड़ मरीज़ आपके कंफर्म हो चुके हैं। उसमें से आप समझ लें कि 10% वो हैं जिनका बिल्कुल नहीं इलाज हो सकता, 10% और हम निकाल देते हैं। बाकी 1 करोड़ 60 लाख लोग बगैर दवाई के सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज करने से, डिसिप्लिन लाइफ में आने से वो ठीक हो सकते हैं। शुगर का मर्ज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइप 1 होती है, ये बच्चों को होती है, उसमें उनका पैंक्रियास कामकार ही नहीं रहा था, उनमें आपको इंसुलिन लगानी पड़ती है, अभी तक उसका इलाज कोई प्रॉपर नहीं मिला। टाइप 2 डायबिटीज़ जो ज़्यादा लोगों को है, जो 90% लोगों को होती है, ये बग़ैर दवाइयों के 100% रिवर्सेबल है। सिर्फ ज़रूरत है आपको डिसिप्लिन में आने की। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनके काम के बारे में, उनकी फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब की अब तारीफ़ करना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना है। मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद का इस्तारा है। मुझे जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि ये मायूसियों को दूर करते हैं। मायूस बंदा जब मतलब मैं खुद कभी डिप्रेस होता हूँ तो मैं इनकी कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज़, वैसे तो सारी चीज़ें इनकी मोटिवेशनल होती हैं, तो मैं सुनता हूँ। तो और मेरे कुछ दोस्त हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं जी, वो भी शाह साहब के बड़े फ़ैन हैं। तो इनको अगर मैं इन नटशेल कहूँ तो ये पाकिस्तान के अंदर एक उम्मीद का दिया है, उम्मीद की किरण है, और ये मायूसियों के अंदर इंसानों को उम्मीद दिखा रहे हैं अच्छे मुस्तकबल की, अच्छे आने वाले कल की, और ये बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लाइफ के अंदर।
बेटर लाइफ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद इरफान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग शुगर के मर्ज़ के बारे में और इसकी हकीकत यानी कि किन किन चीज़ों से ये ज़्यादा होती है इस बारे में जानना चाहते हैं और कॉन्शियस हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।